पहले पार्ट में हम लोगों ने मुख्य रूप से ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ा था बच्चों। क्या क्या पढ़ा था आइए चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करने वाले। पहले हम लोगों ने जान लिया था शक्ति किसे कहते हैं, फिर इसके बाद शक्ति संसाधन के प्रकार को जाना था, ठीक है। उपयोग स्तर के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, फिर उसके बाद स्रोत की स्थिति के आधार पर, क्षयशील और अक्षयशील, फिर उसके बाद संरचनात्मक गुणों के आधार पर हम लोगों ने इसको 2 भागों में बांटा था। फिर समय के आधार पर पारंपरिक और गैर पारंपरिक 2 भागों में बांटा था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कोयला के बारे में, कार्बन के बारे में, और इसका जो है मुख्य रूप से भंडार भारत में कितना है और भारत का कौन सा स्थान है, और इसका जो वितरण क्षेत्र है वो भारत के किस किस क्षेत्र में इसका ये मतलब कि मुख्य प्रमुख रूप से पाया जाता है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और वर्धा गोदावरी जो घाटी है, इन क्षेत्र में मुख्य रूप से आपका कोयला जो है, कोयला का प्रमुख भंडार है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने कोयला के प्रकार को जाना था, है ना। कोयला का वर्गीकरण किया था मुख्य रूप से 4 भागों में, एक एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एक आपका पीट के बारे में, है ना। 4 मुख्य रूप से ये आपका कोयला का प्रकार था। सबसे अच्छा क्वालिटी जो था आपका एंथ्रासाइट, जो सबसे उच्च कोटि का है और इसके जलने पर सबसे अधिक मात्रा में क्या करती है, ये ऊष्मा प्रदान करती है और बहुत कम मात्रा में ये धुआं उत्पन्न करता है, ठीक है। जबकि इसकी कंपैरिजन में जो आपका पीट जो कार्बन है, कोयला है, ये पर मुख्य रूप से इसमें कार्बन बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है और बहुत कम मात्रा में ये आपका ऊष्मा उत्पन्न करता है और धुआं बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद गोंडवाना समूह में कौन कौन सा क्षेत्र जो है आपका मुख्य रूप से कोयला का क्षेत्र है, ये सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया था, ठीक है। उसके बाद मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था कि झारखंड का जो प्रमुख क्षेत्र है आपका झरिया, बोकारो, गिरिडीह और रामगढ़, इन चारों जिलों को मुख्य रूप से ध्यान रखना है, इन चारों क्षेत्रों को, क्योंकि यहाँ पर आपका कार्बन यानी कि जो कोयला का भंडार है मुख्य रूप से उपस्थित है, ठीक है। इसके बारे में बार बार आपका पूछा जाता है, बाकी कोई अन्य राज्य के बारे में नहीं पूछा जाता है। झारखंड पहला राज्य है भारत का जो जहां पर सबसे अधिक कोयला का भंडार है और सबसे अधिक उत्पादन भी वहीं पर होता है, ठीक है। ये सारे चीज टर्शरी कोयला, लिग्नाइट कोयला, ये सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया था, ठीक है। आइए आज के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पेट्रोलियम के बारे में, फिर उसके बाद प्रमुख रूप से पेट्रोलियम से कौन कौन से प्रकार के उत्पाद का निर्माण होता है, फिर उसके बाद इसका उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है पेट्रोलियम का, तेल का परिष्करण किस प्रकार से किया जाता है, ये सारा चीज़ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग पेट्रोलियम, जो आपका एक क्या है, ऊर्जा संसाधन है, शक्ति संसाधन है। पेट्रोलियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोगी संसाधन है। ये अनेक उद्योगों का क्या है, कच्चा माल है, यानी कि जो पेट्रोलियम है ये कई उद्योगों का आपका कच्चा माल है। इसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे आपका गैसोलीन, डीजल, किरोसिन तेल, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक, ये बनाए जाते हैं बच्चों। प्रमुख रूप से इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि पेट्रोलियम से कौन कौन से उत्पाद निर्माण किए जाते हैं उनको लिखें, ठीक है। तो आपको कम से कम 4-5 आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्रमुख रूप से डीजल, किरोसिन तेल, कीटनाशक, पेट्रोलियम और साबुन, ये सब आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जितने भी प्रकार के जो श्रृंगार के सामान होती है बच्चों, जितने प्रकार के पाउडर, साबुन का निर्माण किया जाता है उसमें प्रमुख रूप से पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के कुल भंडार 17 अरब टन है। कितना अरब टन है बच्चों? 17 अरब टन है। भारत विश्व का 1% पेट्रोलियम उत्पादन करता है। सिर्फ और सिर्फ कितना प्रतिशत? 1%, क्योंकि बच्चों भारत में पेट्रोलियम का भंडार जो है बहुत ही कम है और प्रमुख रूप से जो है पेट्रोलियम का जो उत्पादक क्षेत्र है बच्चों वो है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जहां पर प्रमुख रूप से आपका सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, यमन, ये सारे देश आपका प्रमुख रूप से आता है बच्चों किसके उत्पादन में? पेट्रोलियम के उत्पादन में। पेट्रोलियम उत्पादक देश है, ठीक है। इसकी अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तेल क्षेत्रों का वितरण, अब हम लोग बात करते हैं भारत में जो है तेल क्षेत्रों का वितरण किस प्रकार से है। तो भारत में प्रमुख रूप से 5 तेल उत्पादक क्षेत्र है। कितने क्षेत्र हैं? 5 प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, बम्बई हाई क्षेत्र, पूर्वी तट प्रदेश और आपका है बाड़मेर बेसिन। बाड़मेर कहाँ पर है आपका? ये आपका राजस्थान में मौजूद है, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहला जो है आपका उत्तर पूर्वी प्रदेश। ये देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, यानी कि जो आपका उत्तर पूर्वी प्रदेश है ये सबसे पुराना है, सबसे ओल्ड है। 1866 ईस्वी में तेल के लिए खुदाई शुरू की गई। ऊपरी असम घाटी, कौन सी घाटी? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि के विशाल क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो सबसे ये पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत जो भी आपका उत्तर पूर्वी प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्य जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सारे क्षेत्र आते हैं यानी कि तेल उत्पादन के अंतर्गत। दूसरा है आपका गुजरात क्षेत्र। यह क्षेत्र खंबात के बेसिन तथा गुजरात के मैदान में विस्तृत है। प्रमुख रूप से कौन सा बेसिन? आपका खंबात का बेसिन और गुजरात का जो मैदान है यहाँ पर आपका मौजूद है, विस्तृत है। यहाँ पहली बार 1958 ईस्वी में तेल का क्या किया था, मतलब कि पता चला था। इसके मुख्य उत्पादक अंकलेश्वर, कलोल और क्या है, मेहसाना आदि है, ठीक है। प्रमुख रूप से ये तीनों आपका क्या है, तेल उत्पादक क्षेत्र है। मुंबई हाई क्षेत्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। मुंबई हाई क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है?
ऑप्शन दे देगा कोयला उत्पादन के लिए, लोहा उत्पादन के लिए, बॉक्साइट उत्पादन के लिए या आपका तेल पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। तो प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा ये पेट्रोलियम के लिए है, ठीक है। ये क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। यहाँ 1975 ईस्वी में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ, यानी प्रमुख रूप से जो यहाँ पर तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ था बच्चों, इस तिथि को याद रखना है 1975 ईस्वी में, ठीक है। 1975 ईस्वी में भारत में आपका आपातकाल घोषित हुआ था और 1975 में मुंबई हाई क्षेत्र में प्रमुख रूप से तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ था, ठीक है। अगला है आपका पूर्वी तट प्रदेश। पूर्वी तट प्रदेश मतलब कि ये आपका भारत है, तो भारत का ये आपका पूर्वी क्षेत्र हुआ, तो ये आपका पूर्वी तट प्रदेश। तो ये कृष्णा गोदावरी और कावेरी नदियों के बेसिन तथा मुहाने के समुद्री क्षेत्र में फैला हुआ है। नारीनम और कोविल तपल कावेरी प्रदेश के प्रमुख क्या है, मुख्य तेल क्षेत्र है, ठीक है। लास्ट है आपका बाड़मेर बेसिन। इस बेसिन के मंगला तेल क्षेत्र से सितंबर 2009 से उत्पादन शुरू हुआ। यहाँ प्रतिदिन 56,000 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है। प्रमुख रूप से कौन, बाड़मेर कहाँ पर है आपका, राजस्थान में मौजूद है, ठीक है। ये सारे चीज हो गए क्या आपका तेल उत्पादन क्षेत्र, यानी कि आपका प्रमुख रूप से भारत का ये 5 तेल उत्पादक क्षेत्र हो गया। सबसे पहला उत्तर पूर्वी प्रदेश, जिसमें हम लोगों ने देखा अरुणाचल प्रदेश, असम और ये क्या होता है नागालैंड। गुजरात में खंबात का बेसिन जो है, उसके बाद गुजरात का मैदान, मुंबई हाई क्षेत्र है। पूर्वी तट प्रदेश में मुख्य रूप से हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद बाड़मेर जो आपका राजस्थान है, यहाँ पर भी आपका 56,000 बैरल तेल का उत्पादन होता है, ठीक है। ये सारा चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तेल परिष्करण, यानी कि तेल का शुद्धिकरण भी किया जाता है। तो तेल, शक्कर, धातु आदि की अशुद्धियों को दूर करके ठीक करने की प्रक्रिया तेल परिष्करण क्या होता है बच्चों। तेल परिष्करण मतलब कि तेल में जो चीज़ भी मिला हुआ रहता है, बालू कंकड़, जो चीज़ भी अशुद्धियाँ रहती है, उन्हें दूर करने की जो प्रक्रिया है उसी को कहते हैं हम लोग तेल परिष्करण, ठीक है। इसके लिए भी बड़े बड़े आपका क्या लगाए जाते हैं, मशीन लगाए जाते हैं, है ना, तेल शोधक के लिए। तो कुओं से निकाला गया कच्चा तेल अपनी स्क्रिप्ट एवं अशुद्ध होता है, अतः उसे तेल शोधक कारखानों में परिष्कृत किया जाता है, यानी कि शुद्धिकृत किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उपयोग किया जाता है और इसके बाद डीजल, पेट्रोल, किरोसिन तेल एवं अन्य उत्पादक वस्तुएं प्राप्त होती है, बनाई जाती है, ठीक है। भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 ईस्वी में असम के डिगबोई में स्थापित हुआ था। कहाँ पर, असम का डिगबोई। मैंने ऊपर ही बताया था कि सबसे पुराना जो आपका तेल क्षेत्र है वो कौन सा है, उत्तर पूर्वी प्रदेश में। उत्तर पूर्वी प्रदेश में असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड आता है। तो असम का जो डिगबोई है बच्चों, ये आपका भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है, जहां पर तेल का शुद्धिकरण के लिए कारखाना लगाया गया था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपका 5 से 6 बार आपका ऑलरेडी आया हुआ है कि भारत का जो है प्रमुख रूप से जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है वो कहां पर स्थित है, असम में। अगर कोई पूछेगा कि कौन सा स्थान है तो डिगबोई, असम का कौन सा, डिगबोई में स्थापित हुआ है, ठीक है। 1954 में दूसरा जो परिष्करणशाला जो है मुंबई में स्थापित हुआ। कहां पर हुआ, मुंबई में, जो जहां पर आपका क्या है, मुंबई हाई क्षेत्र है, ठीक है। देश में आज 18 तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रही है, यानी कि जो भारत देश में अभी टोटल प्रमुख रूप से कितने हैं, 18 तेल परिष्करण केंद्र हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बच्चों कि बिहार में है, यानी कि बिहार में कोई तेल परिष्करण के लिए कोई भी कारखाना लगा हुआ है, यदि है तो उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। तो ये हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण ईंधन है। भारत में प्राकृतिक गैस की संचित राशि लगभग 700 अरब घन मीटर है, यानी कि भारत में जो है प्रमुख रूप से जो है प्राकृतिक गैस की जो संचित राशि है बच्चों वो कितना है, 700 अरब घन मीटर है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में, मशीनों को चलाने में, विद्युत उत्पादन करने में, खाना पकाने में तथा मोटर गाड़ियां चलाने में किया जाता है। यानी कि जो प्रमुख रूप से प्राकृतिक गैसें जो होती है, इसका जो उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से विद्युत का उत्पादन में किया जाता है, मशीनों के चलाने में किया जाता है। उसके बाद जो है प्रमुख रूप से मोटर गाड़ियां जो होती है उनके चलाने में किया जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र से प्राकृतिक गैस प्राप्ति होती है, यानी कि इसकी जो प्राप्ति होती है प्राकृतिक गैसों की कहाँ से होती है, प्रमुख रूप से पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर आपका पेट्रोलियम प्राप्त होता है उसी के अगल बगल में ही प्रमुख रूप से प्राकृतिक गैस भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारा चीज हो गया। अब बात करते हैं हम लोग विद्युत शक्ति यानी कि विद्युत ऊर्जा के बारे में, ठीक है। ये भी आपका क्या है, ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आएगा। तो ये ऊर्जा का एक क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्तमान विश्व में विद्युत के प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का एक सूचकांक माना जाता है, यानी कि प्रमुख रूप से जो आपका प्रेजेंट यानी कि वर्तमान जो है बच्चों, अभी वर्ल्ड में, संसार में विद्युत के प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का क्या माना जाता है, आपका एक सूचकांक माना जाता है, ठीक है। जल स्रोत से उत्पन्न शक्ति को जल विद्युत कहते हैं, यानी कि जब प्रमुख रूप से जल से यदि विद्युत उत्पन्न किया जाता है तो उसको बोलेंगे हम लोग जल विद्युत, ठीक है। जब विद्युत के उत्पादन में कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग किया जाता है तो उसे ताप विद्युत कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एक होता है आपका ताप विद्युत और एक होता है आपका जल विद्युत। तो ध्यान रखिएगा, ताप विद्युत कब कहेंगे, तो जब आपका कार्बन से या पेट्रोलियम से या प्रमुख रूप से आपका प्राकृतिक गैसों से ऊष्मा प्राप्त किया जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग ताप विद्युत, ठीक है। और जल से जब आपका शक्ति प्राप्त की जाएगी, विद्युत उत्पन्न किया जाएगा तो उसको बोलेंगे जल विद्युत, ठीक है।
विद्युत का उत्पादन आणविक खनिजों से किया जाता है, यानी कि आणविक खनिजों से भी किया जाता है बच्चों, जिसे परमाणु विद्युत कहते हैं। ठीक है, प्रमुख रूप से क्या कहते हैं, परमाणु विद्युत। इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, तो जैसे आपका यूरेनियम या आपका कोई भी अन्य परमाणुविक जो कोई भी अन्य आणविक जो खनिज होती है, तत्व होते हैं, उनसे भी विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये भी ताप विद्युत का ही क्या है, एक रूप है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जल विद्युत के बारे में। जल एक क्या है, अक्षयशील एवं नवीकरणीय संसाधन है, जिससे उत्पन्न शक्ति प्रदूषण मुक्त होती है। यानी कि प्रमुख रूप से जो जल क्या है, एक आपका कौन सा संसाधन के अंतर्गत आता है, तो जल एक अक्षयशील बच्चों मतलब कि ये समाप्त होने वाला नहीं है, यानी कि ये क्षय नहीं होगा। और नवीकरणीय मतलब कि जिसका भंडारण क्या हो, सीमित नहीं, मतलब कि असीमित हो, एक मतलब कि विशालतम हो, और इसके समाप्त होने की संभावना नहीं हो, इसको बोलेंगे हम लोग अक्षयशील या नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, और आपको क्वेश्चन पूछा था बच्चों ऑब्जेक्टिव के रूप में, प्रमुख रूप से जल एक किस प्रकार का संसाधन है, वहां पर दे देगा नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा, ये आपका नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि इसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं, इसका जो भंडारण है वो असीमित है। ठीक है, जल विद्युत उत्पादन के लिए सदावाहिनी हमेशा बहने वाली नदी में प्रचुर जल की राशि, नदी मार्ग में ढाल, जल का तीव्र वेग, प्राकृतिक जल प्रपात यानी कि पहाड़ी झरना का होना चाहिए। ये ज़्यादातर पर्वतीय एवं हिमानीकृत क्षेत्र में पाया जाता है। यानी कि प्रमुख रूप से यदि आप जल विद्युत का उत्पादन करने चाहते हैं तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहला बात यह है कि जो नदी होनी चाहिए उस नदी में हमेशा पानी होनी चाहिए, यानी कि वो नदी सदावाहिनी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इसमें कैटेगरी में आता है, प्रमुख रूप से जो है प्रचुर मात्रा में जल की राशि होनी चाहिए। नदी मार्ग में क्या होना चाहिए बच्चों, ढलान होना चाहिए, यानी कि प्रमुख रूप से जो नदियां हैं इस प्रकार से होना चाहिए, यानी कि ऊपरी भाग से जब नदी नीचे की ओर गिरेगी तो क्या होगा, पानी में बहाव तेज होगा, यानी कि उसमें रेत होगी खूब ज़्यादा, है ना। जब जल का जो वेग होगा वो ज़्यादा तेज होगा तो वो क्या करेगा, टरबाइन को जो आपका विद्युत उत्पादन करने के लिए वहाँ पर जो लगाएंगे उसको क्या करेगा, जल्दी से घुमाएगा, तो वो इससे क्या होगा, आसानी से जल विद्युत उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर कहाँ पर होगा, तो पर्वतीय एवं हिमानीकृत क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि जो आपका हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं प्रमुख रूप से उन्हीं नदियों में होगी। जो आपका मौसमी नदियां हैं उसमें जो है प्रमुख रूप से जल विद्युत उत्पादन करना बहुत ही कठिन है, वहां पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बांध का निर्माण करना पड़ता है। ठीक है, भारत में सन 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। सबसे पहला जो आपका जल विद्युत संयंत्र लगाया था, कहाँ लगाया गया था आपका 1897 में दार्जिलिंग कहाँ पर है आपका, वेस्ट बंगाल, यानी कि आपका पश्चिम बंगाल है, बिहार का सटा हुआ राज्य है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। सबसे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा बहुउद्देश्य। उद्देश्य मतलब कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, आपका कुछ ना कुछ पर्पस होगा, कुछ ना कुछ आपका उद्देश्य होगा। मान लीजिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम हो जाएगा आपका माइंड में है कि मेरा उद्देश्य है, मेरा पर्पस है IAS बनना, ठीक है, या मेरा पर्पस है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ ना कुछ आपका पर्पस है। तो उस पर्पस के लिए आप ये कार्य कर रहे हैं, तो ये आपका प्रमुख रूप से क्या हो गया, उद्देश्य। लेकिन अब IAS के अलावा आपका और भी कुछ उद्देश्य होगा, है ना। क्या उद्देश्य होगा, मान लीजिए हम पढ़ लेंगे तो मेरे पास रुपया होगा, अच्छा रुपया होगा, तो एक क्या करेंगे हम लोग 4 व्हीलर खरीद लेंगे। ठीक है, तो 4 व्हीलर ये उद्देश्य हो गया। फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि मेरे पास एक अच्छा सा मकान होगा रहने के लिए, तो ये भी आपका एक उद्देश्य हो गया। फिर आप सोचते हैं कि अपने मम्मी पापा का अच्छा तरह से सेवा कर पाएंगे, तो ये आपका एक उद्देश्य हो गया। तो इस प्रकार से एक से अधिक उद्देश्य लेकर के जब आप कार्य करते हैं तो उसको बोलते हैं बहुउद्देश्य। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार से जब सरकार जो है एक से अधिक उद्देश्य लेकर के कोई भी योजना लेकर के आती है, कोई भी योजना स्कीम चलाता है बच्चों, तो उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं नदियों पर बराज बनाकर ऐसा उपाय करना जिसे सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पन्न करना, बाढ़ को रोकथाम करना, मिट्टी के कटाव को रोकना, मछली पालन, नहर के निर्माण द्वारा यातायात की सुविधा बढ़ाना आदि अनेक लाभ एक ही समय साथ साथ लिए जा सके, तो ऐसी परियोजना बहुमुखी या बहुत धंधी या बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। देखिए, कार्य एक कर रहा है लेकिन उससे उद्देश्य कितने हैं, अनेकों उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या है कि सबसे पहले सिंचाई का कार्य पूरा हो जाए, दूसरा है विद्युत उत्पादन हो जाए जल से, उसके बाद तीसरा है कि बाढ़ पर रोक लग जाए, चौथा है मिट्टी के कटाव में रोक लग जाए, पांचवा है मछली का उत्पादन हो जाए, मछली पालन हो जाए, उसके बाद छठा है नहरों का निर्माण हो जाए, और नहरों के निर्माण द्वारा क्या हो जाएगा, यातायात की सुविधा बढ़ जाए, और इसके साथ साथ अनेकों दूसरे भी लाभ हैं। तो प्रमुख रूप से इतने सारे उद्देश्य लेकर के जब कोई परियोजना चलाई जाती है बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना। इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, बार बार क्वेश्चन आता है 2 नंबर या प्रश्न में आपका कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग VVA लगा दीजिए, अपने नोट कॉपी में
नोट कर लिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। वितरण एवं मुख्य जल विद्युत परियोजना। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो मुख्य जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन से हैं और उसका वितरण कैसा है। अब सबसे पहला है आपका भाखड़ा नंगल परियोजना। यहाँ से आपका एक बहुत ही अच्छा सा सेक्शन शुरू हो रहा है। यहाँ से आपका क्वेश्चन प्रमुख रूप से बार बार यानी कि ऑब्जेक्टिव रूप में बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनता है बच्चों। ठीक है, तो पहला है आपका परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल, तो बच्चों ये जो है भाखड़ा नांगल परियोजना ये आपका कहाँ पर है, सतलज नदी पर है। और सतलज नदी पर है ये पंजाब और हिमाचल का क्षेत्र मिला करके है। ठीक है, कौन सा, पंजाब में और हिमाचल, यानी कि भाखड़ा पंजाब और नांगल जो है ये कहाँ पर आपका हिमाचल में। ठीक है, तो ये दोनों को मिला करके बना दिया गया भाखड़ा नांगल परियोजना। किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। कोई भी परियोजना होगी बच्चों तो कोई ना कोई नदी होगा। ठीक है, तो सतलज नदी पर हिमालय क्षेत्र में विश्व के सर्वोच्च बांध में एक भाखड़ा बांध की ऊंचाई 225 मीटर है। यानी कि ये क्या है, विश्व के सर्वोच्च बांधों में से एक है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 225 मीटर है। तो आपका क्वेश्चन पूछा था बच्चों कि भाखड़ा नंगल परियोजना जो है ये किस नदी पर है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये आपका सतलज नदी पर है। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी परियोजना भाखड़ा नंगल बांध। भारत तो भाव से भारत, भाव से भाखड़ा। ठीक है, यहाँ 4 शक्ति ग्रह बनाए गए हैं, एक भाखड़ा में, 2 गंगूवाल में और एक कोटला में स्थापित होकर 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन कर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा जम्मू व कश्मीर राज्यों के कृषि एवं उद्यमों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। यानी कि इस योजना से अनेकों राज्यों को प्रमुख रूप से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना बच्चों। तो ये हो गया आपका भाखड़ा नंगल परियोजना के बारे में। तो यहाँ से सबसे पहले आपको ध्यान रखिएगा कि ये बांध आपका सतलज नदी पर है। दूसरा, ये भारत की सबसे बड़ी जो है आपका परियोजना है। उसके बाद प्रमुख रूप से ये कौन कौन से राज्य को सहायता पहुंचाती है, तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं दामोदर परियोजना। तो दामोदर परियोजना बच्चों, दामोदर घाटी परियोजना, तो प्रमुख रूप से यहाँ पर दामोदर क्या है, एक नदी का नाम है ना, क्या है, दामोदर एक नदी का नाम है जो आपका झारखंड पश्चिम बंगाल से होकर के बहती है ना। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से ये परियोजना किस नदी पर है, दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी के भयंकर बाढ़ से झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को बचाने के साथ तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत पहाड़ी में बांध बनाकर 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक है। इसका लाभ बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को प्राप्त है। प्रमुख रूप से कितने राज्य, 3 राज्य हो गया। तो यहाँ पर आपका बिहार राज्य भी आ रहा है, इसलिए इस परियोजना को ध्यान रखेगा कि दामोदर घाटी परियोजना से प्रमुख रूप से जो लाभप्रद राज्य है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। इस परियोजना के निगम द्वारा ताप विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है, यानी कि प्रमुख रूप से इससे ताप विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कोसी परियोजना। तो कोसी क्या है बच्चों, आपका बिहार का एक नदी है ना, कोसी, जिसको क्या कहा जाता है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि भारत यानी कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी को। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोसी जो है प्रमुख रूप से इस नदी में बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आती है और इस बाढ़ के कारण ये अपने रास्ते में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाती है और परिवर्तन ला करके बड़ी संख्या में क्या करती है, बिहार के जीवन को ये अस्त व्यस्त करती है। बड़ी मात्रा में धन जान माल की ये क्या करती है, क्षति पहुंचाती है। ठीक है, उत्तर बिहार का अभिशाप कोसी नदी पर, हम देखिए बच्चों यहाँ पर है अभिशाप। अभिशाप मतलब कि ये आपका क्या है, शोक है। ठीक है, शोक यानी कि ये आपका दुख है। इस नदी को बिहार का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है, यानी कि दुख कहा जाता है। इस नदी पर क्या है, हनुमान नगर जो नेपाल में है, हनुमान नगर में बांध बनाकर 2000 यानी कि 20,000 जो है प्रमुख रूप से किलोवाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी आधी बिजली नेपाल को तथा शेष बिजली किसको, बिहार को प्राप्त होती है। यानी कि कौन सी नदी से, कोसी नदी से, जिसको क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। चौथा है आपका रिहंद परियोजना। सोन की सहायक नदी है रिहंद क्या है, सोन की एक जो है सहायक नदी है बच्चों। सहायक नदी किसको बोलते हैं, तो वो एक छोटी सी नदी जो किसी बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती है, तो वो छोटी नदी को बोलते हैं सहायक नदी। तो सोन की जो सहायक नदी आपका रिहंद, इस पर उत्तर प्रदेश में 934 मीटर लंबा बांध और कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण कर बिजली उत्पादित की जाती है। तो आपको सीधा सीधा पूछ लेगा कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो आपका बांध का निर्माण किया गया है, यह प्रमुख रूप से किस नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा ये रिहंद किस नदी पर है बच्चों, आपका रिहंद। बिजली उत्पादित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। यहाँ के बिजली का उपयोग प्रमुख रूप से रेणुकूट के अल्मुनियम उद्योग और प्रमुख रूप से चर्म के सीमेंट यानी कि चुड़क के सीमेंट उद्योग, मध्य भारत के रेल मार्गों को विद्युतीकरण तथा हजारों नलकूपों के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका विद्युत उत्पादन किया जाता है।
तो यहाँ से प्रमुख रूप से आपको इसी को ध्यान रखना है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये बांध जो है किस नदी पर है, तो आपका सोन की जो सहायक नदी है रिहंद नदी उसी पर है। ठीक है, अब बात करते हैं हीराकुंड परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। हीराकुंड जो परियोजना है ये प्रमुख रूप से एक महानदी पर है। कौन सी है, किस पर है, आपका महानदी पर है, जो आपका बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से होकर के बहते हुए क्या है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तो इसी में आपका हीराकुंड परियोजना का निर्माण किया गया है। महानदी पर उड़ीसा में विश्व का सबसे लंबा बांध 4801 मीटर बनाकर 2.7 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा एवं आसपास के क्षेत्रों के कृषि एवं उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रमुख रूप से जो आपका हीराकुंड परियोजना है तो किस राज्य में है, ये आपका बनाया गया जो हीराकुंड बांध है ये आपका महानदी उड़ीसा में बनाया गया। ठीक है, चंबल घाटी परियोजना, चंबल नदी पर, कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर राजस्थान में 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा में स्थापित कर 3 शक्ति गिरोहों को स्थापना कर 2 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। तो प्रमुख रूप से चंबल घाटी परियोजना के तहत यहाँ पर जो है 3 प्रमुख रूप से राजस्थान का जो 3 बांध है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा में जो स्थापित कर 3 जो है प्रमुख रूप से शक्ति गिरह को स्थापित कर 2 लाख मेगावाट क्या किया जाता है, बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग शक्ति ताप शक्ति के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहीं तक इसको, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं क्या, है ना। आगे हम लोग बात करेंगे प्रमुख रूप से ताप शक्ति के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे परमाणु शक्ति के बारे में, और इसका फिर प्रमुख रूप से जो भी आपका विद्युत गिरह है, परमाणु संयंत्र है जो आपका भारत में प्रमुख रूप से 6, उसके बारे में हम लोग अगले पार्ट में अच्छी तरह से जानेंगे, और किस प्रकार से जो है ऊर्जा संसाधन का संरक्षण किया जाए, किस प्रकार से उसका जो है प्रमुख रूप से प्रबंधन किया जाए, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में समाप्त कर लेंगे। फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको आसानी से सारा चीज समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की कहीं पर समस्या आप लोग को नहीं रही होगी। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। तो अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।